हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पवन ऊर्जा। जैसा कि हम लोग पिछले कई क्लास में पढ़ चुके हैं जैविक जो भी है ऊर्जा का संसाधन उसके बारे में, तो आज हम लोगों को जानना है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार से काम करता है। तो पवन ऊर्जा को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पवन चक्की किस प्रकार से होता है और वो कैसे काम करता है। तो जैसा कि एक पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें एक ये टावर है और टावर पर जो है ये कुछ मशीन लगे हुए हैं और उसके एक ब्लेड भी है, 3 ब्लेड लगे होते हैं। तो ये ब्लेड जो होते हैं यही रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं और घूमने के क्रम में ये क्या करते हैं, यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है ना कि एक गियर बॉक्स लगे रहते हैं, गियर लगे रहते हैं और वह गियर इसके आरपीएम को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर जो होते हैं वो जनरेटर लगे होते हैं और फिर वो जनरेटर के जो आर्मेचर होते हैं इस शाफ्ट से जुड़े रहते हैं और जनरेटर घूमने लगते हैं और वहां से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये इतना बड़ा होता है, ये कहाँ स्थापित होता है। तो जो पवन चक्की होता है ये ज्यादातर समुद्र किनारे या पहाड़ियों पर स्थापित किए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जगह में हम लोग इसका स्थापना करते हैं क्योंकि ये जो ब्लेड होते हैं ना ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके जो ब्लेड होते हैं तो वो ब्लेड जो होते हैं वो लगभग जो है ना कहा जाता है 20 से 40 मीटर लंबी होती है। ये ब्लेड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 20 से 40 मीटर लंबे होते हैं। और अगर इसको फीट में हम देखें तो फीट में ये हो जाएगा 66 से 131 फीट। तो बहुत लंबे होते हैं ब्लेड। तो इतना अगर लंबा ब्लेड है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसका जो टावर होगा वो कितना ऊंचा होगा। तो इसका जो टावर है ना ये बहुत ऊंचा होता है, यानी 60 से 90 मीटर। ये जो टावर होते हैं इसकी अगर हम ऊंचाई की बात कर लें तो इसकी जो ऊंचाई होती है ना वो कितनी होती है, 60 to 90 मीटर। और अगर फीट में हम बात करें तो 200 से 300 फीट। तो इतना हैवी एक साथ तो हम स्थापित नहीं कर सकते, यानी स्थापना इसका नहीं किया जा सकता है कि कोई भी 60 मीटर का टावर बनाना है और एक बार में हमने सॉलिड बना लिया और उसका स्थापना कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसको क्या होता है ना छोटा छोटा फर्मा से तैयार किया जाता है और उसको छोटा छोटा भाग में इस एक के ऊपर एक को क्रेन के माध्यम से रखा जाता है। और ये जो टावर होता है ना ये सॉलिड भी नहीं होते हैं, ठोस से मतलब बीच से ऐसा नहीं कि खोखला नहीं होता, ये बिल्कुल ही खोखली होते हैं। बीच से इसका खाली स्पेस रखा जाता है और वो इसलिए रखा जाता है कि जो यहाँ पर करंट बनेंगे उसे तो नीचे लाना होगा। तो नीचे लाने के लिए अगर इसको खोल नहीं रखा जाएगा, खोखला नहीं रखा जाएगा तो क्या करना होगा, साइड से हमें केबल्स को लाना होगा। लेकिन यदि ये खोखला है तो क्या होता है ना कि ये वायर को इसके अंदर ग्राउंडिंग करके ही हम ले आते हैं, यानी यहाँ से जो वायर आएंगे वो क्या होंगे, ऐसे मतलब कि डायरेक्ट लेके हम चले आएंगे। और एक साइड में ही ना इसका सीढ़ी बना होता है, एक साइड में मतलब इसके अंदर ही खोखले के अंदर ही एक सीढ़ी बना रहता है। तो सीढ़ी इसलिए बना होता है कि अगर इसमें कोई खराबी होती है तो हम उसी के अंदर से जाकर के यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन इसे हम लोग नेकल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम नेकल है। और ये नेकल का साइज इतना छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा है। मतलब अगर कहा जाए ना तो मकान कई 2-4 रूम का अगर बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो उससे ज्यादा ही बड़े होंगे ये। मतलब इसके अंदर कुछ आदमी जाकर वर्क करते हैं, काम करते हैं और इसके ऊपर जो है ना क्रेन से सामान को ले जाकर के स्थापित की जाती है। मतलब जो इसका गियर होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जनरेटर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को जो चढ़ना उतरना होता है, कोई भी चीज अगर खराबी हो
तो इस सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ चढ़ने के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो जनरेटर लगा होता है और यहाँ गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के बगल में एक ब्रेक भी होते हैं। गियर बॉक्स के बगल में क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि गियर बॉक्स का काम क्या है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि गियर क्या करता है ना, कि अगर हम कम स्पीड में भी गियर को घुमाते हैं, जैसे ये पंखा अगर हमारा कम स्पीड में घूमे तो उसको गियर क्या करता है? हाई स्पीड में बदल देता है। जैसे साइकिल में हम लोग पैडल मारते हैं तो उसका जो गियर होता है वो बड़ा होता है। हम एक पैडल अगर मारते हैं तो चक्का जो होता है वो कई बार राउंड कर लेते हैं, कई बार वो मूव कर जाते हैं। मतलब देखा गया है कि साइकिल का जो होता है ना वो 1:15 समथिंग होता है। यानी एक बार आप गियर को घुमाते हैं तो फ्री होने के बाद अगर कोई चक्के में खराबी नहीं है, बॉल बेरिंग सब बढ़िया है, तो वो समथिंग 15 बार रोटेट करेगा, यानी गति करेगा। तो यही काम होता है गियर का। गियर के माध्यम से हम क्या करते हैं? आरपीएम को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी एक गियर है और गियर का काम क्या है? आरपीएम को बढ़ाना। तो क्या ब्लेड का उतना आरपीएम नहीं होता है? 3000 आरपीएम, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो वास्ट टरबाइन होते हैं वहां पर जो अल्टरनेटर लगे होते हैं उसका आरपीएम 3000 समथिंग रखा जाता है। तो क्या 3000 आरपीएम इसके नहीं होते होंगे? तो इसके आरपीएम आप अंदाजा लगाइए, यदि 3000 आरपीएम पर इतनी ऊंचाई पर यह गति करेगा तो क्या करेगा? जो भी बादल है ना उसको सबको नीचे उतार देगा। लगेगा ना कि नीचे एकदम बादल आ गया है, क्योंकि यह इतना ऊंचाई पर है और अगर उतना आरपीएम पे रहेगा तो यह बादल को जो है ना टिकने ही नहीं देगा, वो मतलब नीचे आने लगेगा। इसके साथ ही कई पक्षियों को भी दिक्कत होगी। तो इसका आरपीएम क्या होता है वो बहुत कम होता है। यह ऐसा ना आपको लगेगा कि बहुत धीमा धीमा घूम रहा है, एकदम स्लोली स्लोली। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इसका जो आरपीएम है वो आरपीएम होता है 10 से 12, यानी 10 से 22, ठीक है, 10 से 22 रहता है। इसका क्या होता है? आरपीएम यानी चक्कर प्रति मिनट। एक मिनट की अगर बात कर लें तो 10 से 22 चक्कर लगाता है। 10 से 22 चक्कर। इसका ब्लेड कितना देर में घूमता है? तो 1 मिनट में, प्रति मिनट में 10 से 22 चक्कर ही ये प्रति मिनट में घूम पाते हैं। अब इतना कम अगर ये घूमेगा तो आपको भी पता है कि जनरेटर करंट उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना कम में कौन सा जनरेटर और कौन कितना वोल्टेज उत्पन्न कर पाएंगे, कितना करंट बना पाएंगे। तो वही इतने कम आरपीएम को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कैसे करेंगे? कोई ऐसी तो यंत्र नहीं है ना कि हमने उसको यंत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो डिवाइस हम लोग का प्रयोग करते हैं, उपकरण प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या गियर बॉक्स लगाते हैं, और गियर बॉक्स जब लगा देते हैं तो ये क्या करता है? इस आरपीएम को इंक्रीज करता है। तो यानी गियर बॉक्स कितना के अनुपात में करता है? तो 1:90 से 100। यानी हम कह सकते हैं कि पहले जो ये पवन चक्की हुआ करता था उसका जो रेशियो था गियर बॉक्स का वो 1 से 90 करता था। यानी अगर ये 1 चक्र घूम रहे हैं तो यहाँ 90 चक्र रोटेट करता था, यानी इतना स्पीड बढ़ा देता था। लेकिन आज जो आधुनिक पवन चक्की सब है वो क्या करते हैं ना कि इसके गति को 100 गुना तक बढ़ा देता है। यानी ये 1 चक्कर घूमेंगे तो गियर बॉक्स इसके आरपीएम को कितना तक बढ़ा देगा? 100। ये आधुनिक पवन चक्की में देखा गया है कि इसके जो आरपीएम को है 100 गुना तक इंक्रीज करता है। और जब 100 गुना तक आरपीएम को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम अभी तुरंत आपको बताएं कि 22 यानी 10 से 22 चक्र प्रति मिनट। तो अगर 22 चक्र भी ये घूम रहा है तो इसका जो आर्मेचर है जनरेटर का वो कितना घूमने लगेगा? 2200 घूमने लगेगा। आरपीएम आ गया फुल हमको, और आरपीएम जैसे ही इस जनरेटर को मिलेगा यह उच्चतम विद्युत धारा की उत्पत्ति कर पाएगा, जिसे हम लोग सप्लाई के माध्यम से ले सकेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या इतना बड़ा बड़ा ब्लेड तो लगा देते हैं, तो क्या वायु कितना होना चाहिए? उसका निश्चित कुछ तो होगा ना कि हम अगर वायु की गति ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, क्योंकि वायु एक समान तो नहीं चलेगा, कभी भी वायु की गति एक समान नहीं होता। वायु की जब गति एक समान नहीं है, या तो किसी ने कहा
कि हम अगर इसको हाथ से घुमाना चाहेंगे तो हाथ से ये घूमेगा? तो बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि ब्लेड इसका इतना बड़ा बड़ा है, इसको ले जाने के लिए ना बहुत मशक्कत करना पड़ता है, इसको चढ़ाने के लिए भी, उस पर जो सेट करने के लिए भी क्रेन की आवश्यकता होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आप हाथ से भी उसको घुमा नहीं सकते हैं। इसको घुमाने के लिए हाई प्रेशर क्या चाहिए? पवन ऊर्जा चाहिए, तो भी ये घूमेगा। तो इसको घुमाने के लिए पवन का जो गति होता है ना, वो मिनिमम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति हॉर्स। प्रति हॉर्स अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रति घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको गति करने के लिए, पवन चक्की के ब्लेड को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए जो पवन का वेग होना चाहिए, जो गति होना चाहिए, वो कम से कम 15 किलोमीटर होना चाहिए, तभी इसको हम घुमा पाए। और जो ये ब्लेड है ना, जो यहाँ पर संयोजित आप देख पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग राउटर हब। राउटर हब में क्या करता है, कई बार ना कि एक ब्लेड को पहले ले जाकर क्रेन से कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरे को लाकर कनेक्ट किया, फिर तीसरे को कनेक्ट किया, इस प्रकार से बारी बारी से प्रत्येक ब्लेड को कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा भी कर सकते हैं कि राउटर हब को यहाँ से हम निकाल देते हैं, यहाँ से हम ये वाला भाग को, राउटर हब को बाहर निकालते हैं, और पहले ही नीचे में ही हम क्या करते हैं, तीनों ब्लेड को राउटर हब में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और हैवी क्रेन के माध्यम से हम राउटर हब को फिर से ऊपर उठाते हैं और इस नेकल में उसको संयोजित कर देते हैं, और आर्मेचर जो गियर बॉक्स से जो शाफ्ट आया है उसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से गियर बॉक्स में वो गति जाता है और उसको वो इंक्रीज करता है और यहाँ से जनरेटर तक पहुँचता है। ये तो हो गया कि जब पवन का गति 15 किलोमीटर हो या 16 किलोमीटर हो, 17 किलोमीटर, नहीं कम वायु की गति हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर समय पवन की गति सामान्य चलेगा? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, कभी कभी पवन की जो गति है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी वो 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के रफ्तार से चलने लगे या 200 किलोमीटर के रफ्तार से चलने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में ये पूरा ज्यादा गति करने लगेगा, और अगर बहुत अधिक गति करने लगेगा तो दिक्कत होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारी परेशानी होने की संभावना है, तो उसको कम किया जाता है, उसके गति को कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल करने के लिए जो गियर बॉक्स है, इसके बाहर साइड में ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर क्या रहता है? ब्रेकिंग सिस्टम। वो ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है ना कि कितनो मतलब कुछ भी आंधी आ जाए, कितनो पवन का गति आ जाए, वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको जितना चाहिए, जो आरपीएम चाहिए, बस केवल उतने ही आरपीएम पे ये घूमेगा। इसका ब्रेकिंग सिस्टम उसको कवर करके रखता है। तो आपको तो समझ में आया कि हमको बढ़ाना होता है तो गियर बॉक्स से हम बढ़ा लेते हैं, और अगर कम करना होता है तो गियर क्या करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम से उसको कम भी कर लेते हैं। यह हो गया उसको कम करने की, और हम बढ़ाने की भी बात कर ले। अब बात होती है कि ये जो है ना पवन की जो पवन की जो दिशा होती है, बहाव की दिशा, वो जरूरी है कि हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर बहेगा, या पश्चिम से पूरब की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। ऐसा कोई निश्चित तो नहीं है ना। अभी हो सकता है कि पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं चल रही है और कुछ घंटों के बाद फिर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लगी, कुछ घंटों के बाद पश्चिम से पूरब की ओर। तो पवन चक्की तो हमारा एक दिशा में स्थापित है, तो ये कैसे फिर उसको उस वैसे कंडीशन में कैसे काम करेगा? तो वैसे कंडीशन में काम करने के लिए क्या करते हैं ना, नेकल के ऊपर एक जो है यंत्र लगे होते हैं। नेकल के ऊपर एक यंत्र लगे रहते हैं, ठीक है, जो क्या बताते हैं, दिशा को। इसका दिशा यह बताता है वायु की दिशा, जिसको हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। ये एक ऐसा यंत्र है जो ये बताते हैं कि हवा का वेग अभी किधर से किधर है, यानी बहाव वायु का किस ओर से किस ओर है। अगर मान लिया जाए कि अभी जैसा कि मान लिया जाए कि पवन चक्की अभी पूरब की दिशा में लगे हुए हैं,
और हवा का गति जो है ना धीरे 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 क्या हो गया ना उत्तर से दक्षिण बहने लगा। तो ये जो एनीमोमीटर है ये कार्य करने लगता है, ये इसको संकेत देने लगता है कि अब जो है ना हवा का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, वायु का जो डायरेक्शन है वो बदल चुका है। तब क्या होता है ना कि यहाँ एक यंत्र लगे रहते हैं, यहाँ एक पार्ट्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यौ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यौ। तो यौ क्या करता है ना, ये घूमने लगता है, यहां से ही घूमना स्टार्ट हो जाता है। यह पूरा जो नेकल वाला हिस्सा है, ब्लेड वाला हिस्सा है, ये सब स्थिर रहता है, लेकिन घूमता कौन है? यौ जो है ना घूम जाता है। अभी पूरब के दिशा में ये ब्लेड था और अगर उत्तर से हवा चलने लगा तो ये यौ ऐसे 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 करके मुंह ऐसे हो जाएगा, यानी ये यौ क्या करता है? यौइंग, मतलब आईएनजी लगाइए तो वैसा कार्य करना स्टार्ट करता है। तो मतलब यौ घूमना स्टार्ट कर जाता है, यानी क्रिया में रहता है। ऐसे में यही वाला भाग केवल घूमता है और ये स्थिर रहता है, और फिर आधार भी इसका जो हम कह सकते हैं टावर भी जो रहता है वो स्थिर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट होता है वो उसको घुमा देता है और फिर ये उत्तर के दिशा में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे अगर हम देखें कि पश्चिम से हवा चलने लगा तो फिर ये धीरे धीरे मूव कर जाता है और ये ब्लेड इसका पश्चिम के दिशा में हो जाता है। और पुनः अगर हम देखें कि उत्तर से चलने लगा तो फिर से ये मूव करके उत्तर के दिशा में होता है। मतलब ये घूमने वाला एक हिस्सा है, भाग है, जिसको हम लोग यौ के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें था इस पवन ऊर्जा का। अब यहाँ से करंट तक हम लोग बनते हुए देखें कि यहाँ से जैसे ही गति हम लोग इस पर देते हैं, यह मूव करता है, गति करता है, उसको गियर बॉक्स आरपीएम को उसके इंक्रीज करता है, और आरपीएम जैसे इंक्रीज होता है जनरेटर क्या करते हैं, वो विद्युत धारा की उत्पत्ति करते हैं, उसको हम यहाँ लाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या एक पवन चक्की किसी भी मोहल्ले को या किसी शहर को रोशन करने के लिए काफी है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। एक पवन चक्की के माध्यम से किसी भी मोहल्ले को या किसी शहर को रोशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, जो पूरे मोहल्ले के तुलना में बहुत कम होते हैं। तो यहां से क्या होता है ना, इसी के नीचे यहाँ पर ना इस स्थान पर जो इसका आधार होता है, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? इस जनरेटर के माध्यम से जितने भी करंट यहाँ पर आया, जो भी वोल्टेज आया, विद्युत धारा जो भी आया, उसको बढ़ा देगा। उसको क्या करता है? ये बढ़ा देता है। और इस प्रकार से ये जहां पर भी लगे होते हैं ना, जिस भी क्षेत्र में ये पवन चक्की लगाया जाता है, वहां केवल एक नहीं लगाए जाते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 पवन चक्कियों को लगाया जाता है। यानी जैसा हमारा लोडेड होता है, जैसा हमारा आउटपुट होता है, उसके अनुकूल हम लोग देखकर इसको स्थापित करते हैं। तो सब के नीचे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं और सबको आपस में जोड़कर क्या करता है? सप्लाई किया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा फॉर्म। मतलब जो है ना, वहां पर एक फॉर्म बन जाता है, जहां पर पवन चक्की को स्थापित किया गया है। तो भारत में जो सबसे बड़ा पवन चक्की का फॉर्म है वो है कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की का फॉर्म कहाँ है? कन्याकुमारी में है, ठीक है, जहां से कि विद्युत की उत्पत्ति की जाती है। और अगर हम पूरे विश्व की बात कर लें तो डेनमार्क जो है ना, डेनमार्क का आप नाम भी सुने होंगे, जिसे पवनों का राजा कहा जाता है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसे पवनों का राजा कहा जाता है, जहां पवन अधिक मात्रा में पवन चक्की के माध्यम से विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है। और अगर हम अपनी भारत की स्थिति की बात कर लें तो भारत इस क्षेत्र में पवन चक्की के माध्यम से जो विद्युत की उत्पत्ति की जाती है, इस फॉर्म के माध्यम से जो विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है, इसका अगर कैटेगरीज वाइज हम लोग जांचें तो ये भारत जो होता है वो चौथे नंबर पर है। भारत चौथे नंबर पर है। तो इससे पहले कुछ देश आते हैं, जैसे हम लोग उसका नाम को अगर देखें तो चीन, अमेरिका और जर्मनी पहले नंबर पर है। एक नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है जर्मनी,
और चौथे नंबर पे आते हैं भारत। ठीक है, तो हमारा जो देश है, जो भारत देश है, वो पवन चक्की के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने के क्षेत्र में चौथे नंबर पर आते हैं। इससे पहले 3 देश आते हैं, चीन, अमेरिका और जर्मनी, जहां बहुत अधिक मात्रा में पवन चक्की के माध्यम से विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है। और सबसे जो हम लोग पवनों का देश हम अभी तुरंत बताए आपको, डेनमार्क को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो है ना पवन की गति निरंतर होता है, मतलब बहुत अच्छी है, इसलिए वहां पर पवन चक्की के माध्यम से बहुत ज्यादा विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है। अब हम लोगों को जानना यह है कि ये जो पवन चक्की है, इसको चलने के लिए ना सबसे अगर इसका मुख्य रीजन माना जाए तो वो क्या होगा, किसके माध्यम से ये चलते हैं। ये इसे चलाने के लिए, इसके ब्लेड को मूव करने के लिए कोई ऐसी चीजें तो नहीं है ना कि हम वहां पर जाएं और फूंक मारेंगे तो ये घूमने लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इसका ब्लेड बहुत बड़ा है। हम तो अभी तुरंत बताया आपको कि हाथ से भी आप इसको नहीं रोटेट कर सकते हैं, नहीं घुमा पाएंगे, बहुत हैवी होता है। तो इसको चलने के लिए ना एक निश्चित गति चाहिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पवन ऊर्जा का क्या है, कैसे पवन ऊर्जा जो विंड एनर्जी है वो कैसे बनता है और इसका मुख्य आधार क्या है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए थोड़ा सा हटना होगा इस चीज से, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लिया जाए ये सूर्य है, मान लिया जाए ये सूर्य है, और सूर्य से जो है ना प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, यहां से प्रकाश निकलते हैं। ये सन है और यहां से क्या हो रहा है ना, प्रकाश निकल रहे हैं। तो ये सूर्य की प्रकाश, जैसा कि आपको पता होगा कि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, सूर्य की तापमान बहुत अधिक है, और सूर्य की तापमान जो पृथ्वी तक आते हैं वो बहुत ही कम होके आते हैं, यानी कि वायुमंडल के कारण से सूर्य की तापमान में कुछ कमी आ जाती है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में जो सनलाइट होते हैं वो ज्यादा पड़ते हैं और कुछ क्षेत्रों में कम पड़ते हैं। तो जिस क्षेत्रों में सनलाइट ज्यादा पड़ेंगे उस क्षेत्र में क्या होगा, वायुमंडल गर्म होते हैं। मान लिया जाए हम दो सरफेस को देखते हैं, मान लिया जाए कि एक पृथ्वी का है और दूसरा वाटर का है, जल का है। तो ये दो सरफेस हमारे सामने है। तो होता क्या है ना कि पवन ऊर्जा कैसे, पवन गति कैसे करने लगता है। पवन तो हर जगह, जैसे कि वायु हर जगह विद्यमान है, हम लोगों को जानना है मुख्य रीजन कि यहाँ पर गति ही क्यों आएगा और कैसे आएगा, और गति कैसे आएगा जो ये फिर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो सन से क्या होता है ना कि यहाँ से सन जो है ना इसका तापमान यहाँ पर पड़ते हैं, सनलाइट पड़ते हैं और इस पर भी पड़ते हैं, यानी दो सरफेस को हम लोग देख रहे हैं, एक तो पृथ्वी है और दूसरा पृथ्वी के ऊपर ही एक जल को हम सरफेस माने। तो मान लिया जाए यहाँ जो पड़ रहे थे सूर्य की प्रकाश, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि तापमान अधिक हो जा रहा है, तापमान इसका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है इस क्षेत्र का। और यहाँ पर हमने देखा कि तापमान इस क्षेत्र का बहुत अधिक हो गया है, यानी जमीन का, और जो इसका जो होता है ना पानी के सरफेस का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर तापमान थोड़ा कम हो रहा है। इसके तुलना में ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है कि हाँ यहाँ कम ही होगा, मतलब पृथ्वी के तुलना में यहाँ पर कम है। तो आपको पता होगा कि जब पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है, यानी सूर्य के सनलाइट ज्यादा आते हैं और तापमान यहाँ का बढ़ने लगते हैं, तो आपको तो पता है कि हर जगह पर क्या है, वायु है, हर जगह में क्या है, वायु है। तो वायु गर्म हो जाएगी, और जब वायु गर्म होते हैं तो वो कहाँ, ऊपर उठने लगते हैं। यानी क्यों, क्योंकि वायु जब गर्म होते हैं तो वो हल्की हो जाती है, वायु गर्म होने पर वो हल्की हो जाती है और वह ऊपर जाना आरंभ कर देती है। तो यह ऊपर की ओर इस प्रकार से ये चलना स्टार्ट कर दिए, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या है ना कि इसके तुलना में तापमान कम है, तो यहाँ का जो वायु है, यहाँ पर भी तो वायु है ना, तो ये क्या है ना कि ये गर्म नहीं हो सका, और जब गर्म नहीं हो सका तो यहाँ का जो है एयर प्रेशर ज्यादा हो गया और यहाँ पर एयर प्रेशर कम है। तो आपको पता है कि एयर का जो बहाव होता है, एयर का ही नहीं वाटर की भी बात आप कर लें तो बहाव किधर से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर।
इसी तरह से बहाव होता है ना, यानी हाई से लो की ओर। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जब भी हम लोग पानी को चाहेंगे कि नदी से पर्वत पर चढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन पर्वत से नदी में बहती है, ये सबों ने देखा है। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहाव होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सनलाइट की वजह से वायुमंडल गर्म हुआ और जो वायु है वो ऊपर उठने लगा, तो यह खाली स्थान हो गया, या इसका जो हम कह सकते हैं एयर प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो गया। और यहाँ जो सरफेस है वाटर की, इसका जो होता है यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा है, जिसके कारण से यह एयर इस ओर आना आरंभ कर जाते हैं, यह एयर पृथ्वी की ओर आरंभ कर जाते हैं आना। ठीक है, तो जब इधर से इधर बहने लगेंगे, जब इस साइड से यानी नदी या समुद्र के किनारे से समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर बहना आरंभ हो जाते हैं, तो एक ये क्या करने लगा, मूव करने लगा, जिसको हम लोग गति कहते हैं, वायु का गति करना। और इसी के माध्यम से जब वो गति करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, इसमें एक वेलोसिटी की उत्पत्ति होती है, और वेलोसिटी की उत्पत्ति होने के बाद काइनेटिक एनर्जी की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे क्या उत्पत्ति हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे हम लोग विंड एनर्जी जो होता है पवन ऊर्जा में, यानी कि विंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी हम लोग समझे कि जो इसका मुख्य स्रोत है ये पवन चक्की चलने का, कहीं ना कहीं ये सूर्य पर निर्भर करता है। अगर सूर्य का तापमान नहीं होता, सूर्य का तापमान बहुत कम होता, तो शायद यहाँ पर ये ऐसा एयर इधर से नहीं आ सकता। तो ये जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, यह दिन में देखा जाता है, तो रात्रि में जस्ट उल्टा होता है। रात्रि में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। रात्रि में इसका जो होता है ना, वाटर का तापमान ज्यादा होता है और पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, यहाँ का प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है ये ज्यादा रहता है, और जल का एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यहाँ का जो एयर प्रेशर है ये ज्यादा और यहाँ का बहुत कम हो जाता है। तो जब जल का एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की ओर से किधर बहने लगेगा, पृथ्वी से इस साइड यानी समुद्र की ओर हवाएं बहने लगेंगी। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि दिन भर में हम लोग जब नदी के किनारे जाते हैं या समुद्र के किनारे जाते हैं तो ठंडी हवाएं समुद्र की ओर से हम लोगों के ओर आता है। और रात्रि में क्या होता है ना कि समुद्र तट पे आप अगर रहते हैं तो पृथ्वी की ओर से हवाएं समुद्र की ओर बहना आरंभ होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर जो पवन चक्की है ये समुद्री तटों पर ही स्थापित किए जाते हैं, या फिर पहाड़ों पर जहां एक वायु का लेवल मिल सके, जो गति हो वो कंटिन्यू इसको मिल सके। अगर इसका गति ना, अगर 2 किलोमीटर का गति मिल रहा है ना प्रति घंटा का, तो इसका कुछ नहीं होगा, ये घूमेगा भी नहीं। और अगर ये घूमेगा नहीं तो जनरेटर से कोई भी करंट की उत्पत्ति होगा नहीं। तो हम लोग को समझ में आया कि इसको घुमाने के लिए जो एयर का गति होना चाहिए, हवा का गति होना चाहिए, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया था पवन ऊर्जा, उसको हम लोग डिटेल से देखें। तो जाते जाते हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कैसा कार्य करता है। तो सबसे पहले रिवीजन में हम लोग जानेंगे कि इसका आधार जो होता है वो बहुत ही मजबूत होते हैं, कंक्रीट से तैयार किए जाते हैं और इसको खोखला बनाया जाता है। इतना आप ध्यान में रखिए कि मजबूत होते हैं और इसे खोखला बनाया जाता है ताकि इसके अंदर से वायर को लाया जा सके। इसके अंदर एक सीढ़ी का भी निर्माण होता है। तो इसको हम लोग टावर के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, टावर कहते हैं। अगला जो है ये हो गया इसका आधार, ठीक है, फाउंडेशन। ये इसको हम लोग आधार कहते हैं और इसी आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाती है ताकि जनरेटर से आए हुए विद्युत धारा को अप किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब इसको जो हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग को तो आपको पता ही है, इसको क्या कहते हैं, नेकल कहते हैं। और नेकल के अंदर बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, बहुत सारे यंत्र लगे रहते हैं। एक तो गियर बॉक्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं और जनरेटर लगे रहते हैं। और जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो गियर बॉक्स के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। गियर बॉक्स का जो शाफ्ट होता है वो ब्लेड के शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं।
तो इसको हम लोग राउटर हब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राउटर हब कहते हैं। और राउटर हब में जो है वो ब्लेड संयोजित होते हैं, जिसमें ब्लेड की लंबाई, आपको हमने बताया कि ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 20 से 40 मीटर होते हैं, यानी 66 से 131 फीट तक के लंबे हो सकते हैं। यानी अगर हम कह सकते हैं कि ज्यादा अगर हमको विद्युत धारा की उत्पत्ति करना है, हैवी जनरेटर की आवश्यकता है, तो हम ब्लेड की लंबाई उसके अनुकूल बढ़ाते हैं। टावर की भी हमने आपको लंबाई बताया कि लंबाई जो इसके होते हैं वो होते हैं 60 टू 90 मीटर, और अगर फीट में बात कर लें तो 200 से 300 फीट के होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज संपूर्ण पवन ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।